नमस्कार, हमारी महा कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तो 5वें चरण का आज मतदान होना है और लगातार हम तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको दिखा भी रहे हैं। बीजेपी ने इस 5वें चरण की अगर हम बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन क्या बीजेपी से दोहरा पाएगी? विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आज सुबह 7 बजे से 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इस चरण में कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं और तकरीबन 2.25 करोड़ मतदाता जो हैं किस्मत का फैसला करेंगे इन उम्मीदवारों की। 5वें चरण में योगी सरकार के 6 मंत्री भी मैदान में हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू से मैदान में है। तो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। उसके अलावा जो है आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख पा रहे हैं वो नाम, वो मुकाबला। और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम मैदान में है, उनके सामने पल्लवी पटेल है। सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, उनके सामने ऋचा सिंह है। उसके बाद प्रयागराज दक्षिण से नंदगोपाल नंदी भी हैं मैदान में, रईस चंद्र शुक्ला उनके सामने है। उसके बाद फूलपुर प्रयागराज से प्रवीण सिंह पटेल प्रत्याशी बीजेपी, मुस्तफा सिद्दीकी उनके सामने है। मनकापुर गोंडा रमापति शास्त्री मंत्री यूपी, उनके सामने रमेश कुमार गौतम जो है वो मैदान में है। चित्रकूट सदर की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय राज्य मंत्री अनिल प्रधान उनके सामने मैदान में है। तो ये जो मुकाबला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पर जरूर लगी है और चुनाव भी आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से तमाम नेताओं की रैलियों में भीड़ आ रही है और जो बड़े राजनीतिक दिग्गज हैं वो इसे कांटे का मुकाबला भी मान रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। पप्पू पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं। सुल्तानपुर की जब बात करते हैं पप्पू, 5 विधानसभाएं हैं, 4 बीजेपी के पास गई थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास गई थी। सुल्तानपुर की सांसद जो हैं वो कई बार अपने बयानों से असहज कर चुकी हैं पार्टी को। खैर, अभी वहां पर आप किस बूथ पर हैं, जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा और मुमकिन हो तो लोगों से बात कीजिए और वहां के मुद्दे क्या हम उस पर बात करेंगे। जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है और 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिजाज काफी बदला हुआ है। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला ज्यादातर सीटों पर है। जिस तरीके से पिछली बार की तुलना करें और 2022 में अगर देखें तो इस बार यहां से 2 एमएलए हैं, एमपी हैं, तो वहीं बसपा सरकार में मंत्री रहे विनोद सिंह भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो चुका है। जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उनके आधार पर ये चुनाव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने पीछे, ये जो है मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर में, जहां पर थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार के मतदाताओं में भी अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए जो एक दिलचस्पी दिखाई जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से अनूप संडा हैं, उनको लेकर के भी मजबूत दावेदारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर का अगर समीकरण देखें तो मिजाज काफ़ी बदला हुआ है। लड़ाई कांटे की है, ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ सीटों पर बीएसपी जैसे इसौली सीट है वहां से। ठीक है, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या तो शुक्ला जी बहुत ज्यादा ही चर्चा में है इस बार। अब मैं आपके पीछे देख रही हूँ, खूब सजावट हो रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को और जरा अयोध्या के मुकाबले पर भी बात करेंगे। जी, इस समय हम जीजीआईसी के मॉडल बूथ पे हैं। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, आप देख सकती हैं, ये बड़ी खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कमिश्नर जो है वो पहला वोट इसी बूथ पर डालेंगे, इसलिए यहाँ पर काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स भी लगाई गई है, पूरा ये मॉडल बूथ बनाया गया है। ये इस सब जीजीआईसी के परिसर में इस समय हम। अब रही बात यहाँ की सीटें की, तो ये इस जनपद में 5 विधानसभा है। कुल मिला के जो है लगभग 18 लाख प्रत्याशी वो जो वोटर हैं वो 46 प्रत्याशियों के भाग फैसला करेंगे। कुल मिला के मॉडल बूथ बनाया गया है। कमिश्नर जो नवदीप रेणुवा जी है यहाँ पर आके पहला वोट डालेंगे। तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, आप देख सकती हैं, बड़ी खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो यहाँ मतदाता है अपना मतदान करें, अब सेल्फी लें। यहाँ पे ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लिखा गया है लोकतंत्र की ताकत प्राउड वोटर। तो कुल मिला के जो तैयारियां जनपद में है बेहद बड़े स्तर पर की गई हैं। यहाँ पर जो खासकर जो चर्चा में सीटें हैं वो अयोध्या की जो भाजपा की प्रत्याशी मानी जाती है, इसके अलावा गोसाईगंज वीआईपी सीट मानी जाती है जो बाहुबली यहाँ पर प्रत्याशी है। तो कुल मिला के आज 5 विधानसभा के 18 लाख जो मतदाता हैं वो 46 प्रत्याशियों के भाग का
फैसला करने वाले हैं। जी बिल्कुल फैसला करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो देखा, उसके बाद आपने अखिलेश यादव का भी रोड शो देखा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या वो जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील होगी, ये प्रश्न हम रहने देते हैं, क्योंकि ये 10 मार्च को ही इसका जवाब होगा। पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। पप्पू, आप इशारा कर रहे हैं, बताइए जरा क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, बात कीजिए अगर आप बात कर रहे हैं किसी से। तो यहाँ पे बात करना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में वो किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे हैं राष्ट्र देश के प्रेम के लिए हम वोट देना चाहते हैं। आपसे जानते हैं किस तरीके से क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? आपको बड़ा मुद्दा है महंगाई। एक चीज़ बता दें, महंगाई वही आप जान लीजिए। और 4 रुपये के मोबाइल में रिचार्ज भरवाते थे, 28 दिन चलता था। अब 100 रुपये का डलवाते हैं तो 28 दिन चलता है। देखा आपने किस तरीके से इन लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई का मुद्दा है, तो कुछ लोग राष्ट्र निर्माण को लेकर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार मतदान है, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में सुल्तानपुर जिले में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो पुराना रिकॉर्ड है 2017 का, उसको क्रॉस करने की जो कोशिश की जा रही है वो साफ नजर आ रहा है मतदाताओं में। ठीक है, मतदाताओं में महंगाई को लेकर तो बात होती नजर आ रही है, और हमने जो है छुट्टा पशुओं का जिक्र किया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें इन जिलों की स्थिति के बारे में सबसे पहले समझना होगा, तभी हम यहाँ के वोटर्स का मूड समझ पाएंगे। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आप किस बूथ पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा, और क्या माहौल है, लोग पहुंच रहे हैं? अगर बात करना मुमकिन है तो बात भी कीजिए। देखिए, बताना चाहूँगा कि मैं इस समय बाराबंकी का ये प्राथमिक विद्यालय ओबरी है, ब्लॉक है, यहाँ पे मौजूद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां सारी मुकम्मल है। बस अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगी। शहर का ये प्रमुख इलाका है जहाँ पे ये ब्लॉक है। यहाँ से अगर बात करी जाए तो ये जो सीट है, विधानसभा सीट है, ये अभी समाजवादी पार्टी के पास है। 6 सीटों में से 2 सीट अभी जो है सपा के पास है और 4 सीट जो है बीजेपी के पास है। आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे वोट कास्ट किया जाएगा। और एक और बात, खास बात यह है कि यहीं से अभी कुछ ही देर बाद या अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पीएल पुनिया अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे, यहाँ पे वोट कास्ट करेंगे। काफी कांटे की टक्कर है। ये सपा का गढ़ माना जाता था एक जमाने में, समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पे होता था। उसके बाद बीजेपी ने जो है उस दबदबे को तोड़ा और भाजपा ने यहाँ पे जो है अपनी सीट्स यहाँ पे बढ़ाई। और कांटे की टक्कर जो है, अगर कही जाए तो कांटे की टक्कर है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। 2 प्रोमिनेंट सीट्स है जहां पे वर्चस्व की लड़ाई है, कह सकते हैं। एक दरियाबाद की बात करें, दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, वो इस बार मैदान में है और उनके सामने बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं सतीश शर्मा, उनके और अरविंद सिंह गोप के बीच में लड़ाई है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बात है कि पीएल पुनिया के लड़के तनुष पुनिया इस बार फिर मैदान में है, जैतपुर विधानसभा सीट से वो भी मैदान में है और उनके सामने भी काफी चुनौतियां हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होगा इस बार इस जिले का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी होगी, अपनी साख बचाने की भी लड़ाई होगी, जिसको लड़ाई है बहुत दिलचस्प है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। रोजी रोटी का जिक्र करें, सुरक्षा का जिक्र करें, स्वास्थ्य का जिक्र करें, जिले की बेहतरी का जिक्र करें, क्योंकि ये पिछड़े जिले हैं, काफी हद तक ये बात सच है। अगर आप तमाम रिपोर्ट्स देखेंगे, तमाम सर्वे देखेंगे, बड़े नाम भी मैदान में हैं जो दावे कर रहे हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे। वो कौन से बड़े नाम है, जरा देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में आज 5वें चरण के लिए मतदान है। इससे पहले 4 चरण का फैसला जनता तय कर चुकी है, जिसका रिजल्ट 10 मार्च को सबके सामने होगा। लेकिन 5वें चरण के लिए हो रहे मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। उसमें अगर सिराथू की बात करें तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से सिराथू के सियासी समीकरण की चर्चा जोरों पर है। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि अगर सिराथू में मुस्लिम और यादव साथ आ गए तो कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में पहुंच जाएगा, जो केशव के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं प्रयागराज पश्चिम में सिद्धार्थनाथ सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतार रखा है और प्रयागराज दक्षिण से नंद गोपाल नंदी उम्मीदवार बनाए गए हैं।
वहीं बीजेपी ने संजय सिंह को अमेठी से मैदान में उतारा है, जबकि रामपुर खास से कांग्रेस के टिकट से आराधना मिश्रा दांव आजमा रही हैं। फिलहाल तो कांग्रेस से ही विधायक हैं। वहीं कुंडा में इस बार सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वैसे तो रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से विधायक हैं, इस बार वो खुद की पार्टी से मैदान में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ गुलशन यादव को उतारकर सियासी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। प्रतापगढ़ सदर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से कृष्णा पटेल मैदान में है, क्योंकि अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है और इस सीट पर उनकी जमीन पर पकड़ अच्छी मानी जा रही है। वहीं बहराइच सदर से अनुपमा जायसवाल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जबकि रमापति शास्त्री मनकापुर से दांव आजमा रहे हैं। दरियाबाद से समाजवादी पार्टी से अरविंद गोप, मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज, चित्रकूट सदर से बीजेपी ने चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को टिकट दिया है। इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। जनता को तय करना है कि इनको मौका देना है या फिर किसी और को अपनी क्षेत्र के सियासी मैदान का नेता चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। कि किसी भी बयान को सवाल आप जब बनाती हैं तो चूंकि आपके पास और किसी के बयान का सवाल नहीं है, अन्यथा जिस व्यक्ति के सारे दावे मतलब जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया ऐसी स्थिति में रहे हों। 2014 में ये मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के चुनाव हुए और ऐसे अहंकार के आकाश में बैठे हुए थे कि लग रहा था कि सपा के मुख्यमंत्री और सपा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद जीते। 2017 में यही मुख्यमंत्री थे। विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें हमने 325 विधानसभा सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ विजय प्राप्त की। 2019 में ये सपा बसपा नागनाथ सांपनाथ नेवलानाथ सब मिलकर के भाजपा को रोकने की कोशिश की है। तब भी 51% वोट और 64 सांसदों के साथ ऐतिहासिक विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इसलिए इनके जब कोई दावे रहा करे, इनके दावों के पहले के जो दावे हैं उस पर सवाल जरूर करना चाहिए और उस पर मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी के अंदर हिम्मत है तो इस सवाल के साथ कि 2014 में उन्होंने क्या कहा, 17 में उन्होंने क्या कहा, 19 में उन्होंने क्या कहा और उनके उस दावे की कितने आंकड़े उनके सामने हैं और 2022 में भी अभी दावे कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद योगी जी को कह रहे हैं गोरखपुर चले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ लंदन चले जाएंगे। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश 5वां चरण बस अब कल है ही, बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? हम 300 से ज्यादा सीटें फिर जीत रहे हैं। तो 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। सिराथू का चुनाव बहुत दिलचस्प है। वैसे 5वें चरण में मतदाता जो हैं बढ़ चढ़कर मतदान पर्व में शामिल हो, सीएम योगी ने ट्वीट करके अपील की है। सीएम ने लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज 5वां चरण है, यानी कि 5वां चरण। अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, सुशासन, सुरक्षा और सम्मान की प्राप्ति के लिए, भयमुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त परिवेश के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। अतः संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अपील की है आपसे, मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अब वोट जरूर डालें। अखिलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम अलग अलग जगहों से अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं। 5वें चरण की एक और खूबसूरत बात बता दें आपको, बहुत महत्वपूर्ण। 5वें चरण का फैसला ओबीसी वोटर करेगा। आपको कैबिनेट एक्सपेंशन पिछले साल का याद होगा, सेंटर का, और इस बार जो टिकटें बांटी गई हैं उसमें बहुत माथापच्ची, बहुत मेहनत की है हर राजनीतिक दल ने। अखिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं ये बताइए जरा, और अगर आप किसी बूथ पर हैं तो तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह की तैयारियां हैं? जी तो इस समय मैं श्रावस्ती में हूँ और बूथ के मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन हालांकि अंदर तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको श्रावस्ती का समीकरण बता दे रहा हूँ। श्रावस्ती में जिले में 2 विधानसभा हैं, एक श्रावस्ती है और इकोना है। श्रावस्ती में 2017 में इकोना विधानसभा पे सपा का कब्जा रहा है, लेकिन भिनगा विधानसभा है वहाँ पे बसपा का कब्जा रहा है। बसपा विधायक जो जीते थे असलम रानी, इस बार वो सपा से प्रत्याशी हैं। और जो इकोना विधानसभा है वहाँ भी जो है वहाँ से रामफेरन पांडे प्रत्याशी हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई है। श्रावस्ती में त्रिकोणीय लड़ाई समझी जा रही है। यहाँ पे जहाँ बीजेपी ने भिनगा विधानसभा पे बहराइच के जो पूर्व सांसद थे उनको टिकट दिया है, वहीं जो इकोना में विधायक थे रामफेरन पांडे, उन पे ही दाव आजमाया है। दोनों श्रावस्ती के दोनों विधानसभाओं में लड़ाई दिलचस्प है। त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। सपा बसपा भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है।
वहीं बहराइच में भी 7 विधानसभा हैं। 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा भाजपा के पास रही थी 2017 में और एक सपक पास रही थी, लेकिन इस बार बहराइच में भी काठी की टक्कर देखी जा रही है। आपके पीछे मैं देख रही हूँ कोई व्यक्ति है, जरा मुमकिन है तो बात कीजिए, क्या वोट डालने आए हैं? और अगर वो वैसे भी हैं कोई, तो जरा बात करके पूछिए कि मुद्दे क्या हैं इस बार उनके। नहीं, वोट डालने नहीं आए हैं, ये हमारे यहीं खड़े थे, मैं इनसे बात कराता हूँ कि क्या ये क्या इस बार है, माहौल क्या है बहराइच में, क्या कहता है इस बार? यहाँ की जनता तो बहुत त्रस्त है सर इस सरकार से। देखो जहाँ तक इंतजाम लोग यही कर रहे हैं, साइकिल का पक्ष हमको ज्यादा दिख रहा है। चलिए ठीक है, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि लोग जो हैं अगर वोट डालने आए तो वो किसे वोट दे रहे हैं ये नहीं, लेकिन हाँ किन मुद्दों पर दे रहे हैं उस बारे में जरूर बात करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं होते या बहुत ज़्यादा नियम नहीं समझते। केबी शुक्ला भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं क्योंकि अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। शुक्ला जी, एक चीज़ बताइए, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, आपके पीछे खूब बढ़िया सजावट हुई है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या इसको लेकर बीजेपी मैदान में है या डेवलपमेंट की बातें हो रही है? वहां पर वहां के जो सांसद हैं एक दो बार वो नाराजगी दिखा चुके थे कुछ कार्यक्रमों में, तो क्या वहां के लोगों के मुद्दे हैं? और जब राजनीतिक दल जमीन पर आए, क्योंकि आप वहां पर रहे हैं, तो क्या बड़े वायदे किए उन्होंने जनता से, अयोध्या की जनता से विशेष तौर पर? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब विकास का मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ जो अयोध्या का विकास की बातें हो रही हैं, वो चाहे पीएम मोदी रहे हो चाहे सीएम योगी रहे हो, बहुत सी योजनाएं लाए हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी निर्माण हो चुका है। चाहे अयोध्या एयरपोर्ट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, भजन संध्या स्थल हो, या राम की पड़ी या दीपोत्सव हो, तो कुल मिला के जो अयोध्या की विकास की बात हो रही है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण जब बनकर तैयार हो जाएगा, जो दावा किया जा रहा है कि 2023 के दिसंबर तक रामलला वहां स्थापित हो जाएंगे, तो उसके बाद लगभग 1 से 2 लाख प्रति श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में जो अयोध्या की सड़कें हैं उसको चौड़ा करना बेहद जरूरी है। जो और रास्ते हैं राम मंदिर के उनको चौड़े करना जरूरी है। तो कुल मिला के जो रास्ते बनाए जा रहे थे, जो तोड़े जाते, उसको लेकर थोड़ा नाराजगी थी व्यापारियों में कि क्यों नहीं ये तोड़फोड़ जारी है, क्योंकि विस्थापित करने से पहले लोगों को पुनर्वास ये बहुत जरूरी था। तो ये एक जो मुद्दा है व्यापारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इसको लेकर बहुत नाराजगी थी सत्ताधारी पार्टी से और सरकार से, लेकिन कुल मिला के योगी जब पहुंचे, संतों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, एक बड़ा रोड शो निकाला, रात में प्रवास सीएम योगी ने किया, क्योंकि प्रतिष्ठापूर्ण भाजपा की सीट है। तो कुल मिला के सीएम योगी एक रात अयोध्या में रुके, संतों से मुलाकात की, व्यापारियों से मुलाकात की, सबको बताया कि अयोध्या के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर मुद्दा तो है ही भाजपा का। अब राम मंदिर के साथ साथ जो विकास का मुद्दा वो भी साथ चल रहा है। हम अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, वो है छुट्टा जानवर, जो आवारा पशु है, जो उनके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुद्दे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन जो अयोध्या का खास मुद्दा है जो ग्रामीण क्षेत्र में बताए जाते हैं वो छुट्टा जानवर है। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ विकास की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा, जब तक राम मंदिर का निर्माण जब तक खत्म होगा, तब तक विकास भी जरूरी है। क्योंकि राम मंदिर के जो निर्माण के स्थल हैं, वो जो मार्ग जाते हैं बहुत सकरे हैं, क्योंकि 1 से 2 लाख प्रति श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे तो जाम की स्थिति होगी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अयोध्या, क्योंकि अयोध्या भी जिस तरह से मैं गई थी पिछले दिनों रिपोर्टिंग के लिए भी, वहां पर देखा अयोध्या स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी के तौर पर तो विकसित हो रहा है, लेकिन रोजगार भी आपको उसी हिसाब से बढ़ाना होगा, उस पर काम करना होगा। सड़कों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, लोग मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ और बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। पप्पू, अब एक सवाल है, क्योंकि इस 5वें चरण में एक और विषय का बहुत जिक्र हो रहा है, खासतौर से पूर्वांचल में, क्योंकि हम एक तरह से पूर्वांचल में एंटर कर चुके हैं। राशन से होगा शासन, राशन का जिक्र हो रहा है। क्या ग्राउंड पे लोग, सरकार कहती है कि हमने राशन दिया, लोग भी काफी खुश हैं, लेकिन क्या उसका फर्क पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राशन, जो गरीबों को राशन मिल रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस चुनाव में। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से मैंने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी, योगी जी जिस तरीके से आज हमारा ख्याल रख रहे हैं, हम उनका नमक खा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम उनके नमक का
कर्ज भी अदा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार। तो वहीं जिस तरीके से कुछ रिस्क फैक्टर है उसके साथ थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हमने हर मुद्दे को छूने की अलग अलग जिलों के जरिए कोशिश की है। एक तरह से अवध के कुछ जिले इसमें आते, लेकिन मिशन पूर्वांचल का आगाज जो है वो हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमारी ये महा कवरेज आज दिन भर जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा।